तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 78। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन साइंस का यानी कि एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट हुई थी ये 78। उसी का क्या है कि आज हम टेस्ट पेपर अब प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त शुरू से अंत तक के बने रहिएगा ताकि हम आपका स्कोर कार्ड दिखा सके, प्लस ये टेस्ट पेपर पे आपका डिस्कशन करा सके ताकि आपको पता लगे कि क्या आपने सही मारा है और क्या गलत मारा है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक के बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बता देता हूं कि जो लोग नए हैं अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। कहां से टेस्ट देना है, कैसे देना है, ये आपको हम क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर देखने के बाद बता देंगे। तो दोस्त कम से कम आप टेस्ट पेपर तक के बने रहिएगा ताकि आप जान सके कि कहां से टेस्ट एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देना है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपको फ्री में टेस्ट देने के लिए मौका मिलेगा। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है इसमें कि किसको मापने के लिए स्टेगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्त स्टेगोमीटर का इस्तेमाल जो करते हैं, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल सटीक है और सही ऑप्शन। आपको हम बताते हैं कि स्टेगोमीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं ना हम कि स्टेगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टेगोमीटर, ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टेगोमीटर। अब ध्यान रखिए स्टेगोमीटर कैसे मेजर करता है। देखिए पानी जो होता है, किसी भी लिक्विड के ले लीजिए, सिर्फ पानी की ही बात नहीं कर रहे, कोई भी लिक्विड अगर पदार्थ होगा तो उसका सरफेस टेंशन तो होता ही है, उसी सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए स्टेगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी की बूंद, छोटी छोटी बूंद होते हैं या बड़े बड़े बूंद होती है, तो उस दोनों जो है आपस में क्या होता है कि चिपक जाता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से चिपकता है, उसी को मेजर करता है स्टेगोमीटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो टेस्ट देना जरूरी है दोस्त, जितने भी लोग दोस्त बने हुए हैं टेस्ट जरूर दीजिएगा। आज भी आपका टेस्ट नंबर 79 एक्टिव है। ठीक है, जो लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं वो तो जाकर के आराम से टेस्ट मार सकते हैं, दे सकते हैं कि उनको पता है कि कहां से टेस्ट देना है। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल बताएंगे कि कहां से टेस्ट देना है और नहीं देना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा P1 V1 बराबर दे दिया है P2 V2, ये दर्शाता है, ये किस नियम को दर्शाता है यही देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल जो है पूछे जा चुके हैं और टेस्ट पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये जो दिखाता है P1 इंटू V1 बराबर P2 बराबर इंटू V2, ये जो आपका दिखाता है ये दिखाता है, जान लीजिए कि बॉयल्स के लॉ को। किसे दिखाता है, बॉयल्स के लॉ को दिखाता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है जान लीजिए, यहां से अगर मान लीजिए कि P1 V1 बराबर P2 V2 है, इसको लाएंगे तब P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1 हो जाएगा। तो P1 के बराबर में क्या है, V2 है, उल्टा है। अब P1 के नीचे रेसिप्रोकल में मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती में क्या है आपका कि V1 है। तो ये क्या होता है कि दाब और आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब और आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल्स लॉ यही कहता है आपको कि अगर दाब बढ़ाइएगा तो क्या होगा आपका कि आयतन घटेगा, आयतन बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो बॉयल्स लॉ इसी पे काम करता है और ये इक्वेशन जो है दोस्त आपका बॉयल्स लॉ का ही है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह के निकट किसी वस्तु का कुल ऊर्जा क्या होता है। जी हाँ, पृथ्वी के सतह के नीचे अगर आपको कहा जाए कि कुल ऊर्जा कितनी होती है तो इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन में देखिएगा, इस ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको देखिए इस पे जो है 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको पहले हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह के निकट अगर आपको कहा जाए कि कुल ऊर्जा क्या होगी, तो कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का योगफल होता है, वो आपका क्या होता है कि कुल ऊर्जा होता है। कुल का मतलब क्या, जोड़, योग, ये होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों का योग होता है। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है सो। अब देख लीजिए सवाल क्या पूछे जाते हैं आपसे दोस्त, सवाल ये पूछा जाता है कि कोई वस्तु है अगर ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से अगर नीचे छोड़ दिया जाए, नीचे आ रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहले से ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी, कहा नहीं जा सकता। जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछा जाए तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। कितना कम होगा, तो भाई जितना गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा उसका कम होगा। ये आप जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी, ये जो आप देख रहे हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से
कौन सा उपकरण जो है वो धारा मेजरमेंट करता है, धारा मापने का काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं ये चीजें, ठीक है। देखिए धारा मेजर करने के लिए दोस्त आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आमीटर का। ध्यान रखिएगा, ये आपका 4th नंबर आंसर होगा कि आमीटर। आमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग धारा मेजर करने में। बाकी जान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर दे दिया है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो है वोल्टेज को मेजर करने में किया जाता है। बैरोमीटर का आपको पता नहीं होगा कि बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वायु दाब मापने में करते हैं। बच गया पिकोमीटर, ये 3rd नंबर में। पिकोमीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्त? जान लीजिए कि एक लंबाई मेजर करने का जो है इकाई होता है पिकोमीटर जो होता है सो। तो पिकोमीटर का इस्तेमाल जो है दोस्त लंबाई मेजर करने में करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि ज्वार भाटा। दोस्त ज्वार भाटा जो है वो निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वार भाटा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण। और किसके गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होती है ये जान लीजिए। चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है कि ज्वार भाटा होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी जो है क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जो होता है ये, तो वो काफी नजदीक होती है पृथ्वी के, तो वो क्या होता है ना कि दोस्त पानी जो है समुद्र का वो उछाल ऊपर मारता है, उसको ज्वार कहते हैं। अब वही पानी जब नीचे आता है पीछे की ओर जो हटता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊंचाई मापने के लिए हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वह डैश है। दोस्त कौन सा है जिसको ऊंचाई मेजरमेंट करने के लिए करते हैं? देख लीजिए ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर हमें पहचानना है। देखिए ऊंचाई मेजरमेंट करने के लिए दोस्त इस्तेमाल जो करते हैं वो अल्टीमीटर का करते हैं। किसका? अल्टीमीटर के। बहुत ने उल्टी मीटर मार दिया है दोस्त, उल्टी मीटर नहीं, ये उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, वो इस्तेमाल नहीं होता है ऊंचाई मेजर करने के लिए। अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जान लीजिए ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई मेजर करने की जय दोस्त क्या है कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या है कि आपका रेस्ट पोजीशन में है, क्या है कि विराम अवस्था में है, ठीक है, एकदम विराम अवस्था में। अब क्या कीजिए कि दोनों को धक्का दीजिए। धक्का दीजिएगा तो जान लीजिए कि समान बल से देना है, किसी को तेज या किसी को कम नहीं, समान बल से दीजिए, इक्वल फोर्स लगाइए उस पर। जब इक्वल फोर्स लगाइएगा तो इसमें यह चीज कह रहा है कि किसका वेग जो होगा वो सबसे अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा या प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, ये हमें जानना है। जान लीजिए कि आपका आंसर जो करेक्ट होगा, बहुतों ने प्रोटॉन लगाया है, अब बहुतों ने लगा दिया है कि उसके तुरंत पे जो है अलग अलग हो सकता है, नहीं दोस्त। जान लीजिए ये चीजें कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ये सेकंड नंबर आपका आंसर होगा, बी नंबर। क्या कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि वेग अधिक होगा जब दोनों को समान रूप से धक्का लगाएंगे। अब कैसे होगा ये भी तो जान लीजिए ना दोस्त। जान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है। तो हम दोनों को समान बल से धक्का लगाएंगे तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो चलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज डेट करते हैं हम कि 5 केजी का एक बॉल है, 10 केजी का एक बॉल है। अब दोनों पे फोर्स लगाइए, कौन सबसे पहले लुढ़केगा? स्वाभाविक बात है कि समान बल अगर लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे तो 5 केजी वाला पहले जाएगा। तो वही बात इसमें होती है, मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो अधिक दूरी तय करेगा, अधिक स्पीड चलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि डैश भारत के एक जो है महान परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे महान परमाणु वैज्ञानिक? जी हाँ, बहुतों ने सीवी रमन साहब को मार दिया दोस्त। सीवी रमन साहब तो होंगे नहीं। अब जान लीजिए आपको बताते हैं कि परमाणु का जो जनक माना जाता है ये होमी भाभा साहब को माना जाता है, डॉक्टर होमी भाभा साहब को। ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, डॉक्टर होमी भाभा साहब। इन्हें परमाणु का क्या होता है कि जनक माना जाता है। ध्यान लीजिए कि अभी के समय में जो बार्क देख रहे हैं मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं का देन है। इन्होंने बहुत दूर तक की सोची थी और इन्हीं के सोच पे क्या है कि अभी जो एटॉमिक रिसर्च चल रही है या जितने भी एटॉमिक चीजें हैं इन्हीं का देन है एक तरह से मानिए तो इंपॉर्टेंट है। ये भाभा साहब थे, दूरदर्शी थे, मतलब दूर की चीजों को सोचते थे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी में हम जिस रसायन का उपयोग फिक्सर के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? जान लीजिए, कहीं कहीं आपको गलत भी इसमें बहुतों लोगों ने मार दिया है, बहुतों ने मार दिया है सोडियम सल्फेट। दोस्त सोडियम सल्फेट नहीं बल्कि सोडियम थायोसल्फेट होता है,
किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। देखिए फोटो बनाने से पहले नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट जो होता था उसमें सोडियम थायोसल्फाइड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद जो सिल्वर ब्रोमाइड आ गया, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल क्यों करते थे? ये सोडियम थायोसल्फाइड को हटाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते थे। तो आपको दो भी ऑप्शन दे देगा, दो ऑप्शन दे देगा। क्या करेगा कि कभी कभी ये सोडियम सल्फेट न देकर के आपको सिल्वर ब्रोमाइड दे देगा, ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो नेगेटिव पहले बनती थी उसमें जो है सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते थे और इसको हटाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कृमि सांस लेने के लिए क्या करता है कि डैश का उपयोग करते हैं। कृमि जो होते हैं, जो केचुआ होते हैं, जानते होइएगा, अर्थवॉर्म जो होते हैं, वो सांस कहां से लेते हैं दोस्त? वो सांस जो है त्वचा से लेते हैं। कहां से लेते हैं? त्वचा से लेते हैं, अपने स्किन से सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, त्वचा। त्वचा से क्या करता है कि कृमि जो है दोस्त वो सांस लेता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि प्रासरण होता है। प्रासरण में क्या होता है कि जल जो होता है वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो है प्रवाह होता है, ठीक है। ये तो सभी बात जानते हैं कि ज्यादा पानी को भर दीजिए, कम पानी जिधर रहेगा उधर से ज्यादा जो फ्लोट करेगा, कम की ओर करेगा। तो ये घटना जो होती है वो किस घटना पर होती है, यही कहता है। तो जान लीजिए कि इस घटना को दोस्त विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, या इसी को प्रासरण कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रासरण की ये घटना होती है, ठीक है, जो उच्च से निम्न की ओर जो है प्रवाहित होती है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, उच्च से निम्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है इसमें कि एक पौधे की जड़ है जो जमीन की ओर जो है जाती है। तो ये जो घटना जमीन की ओर जाती है वो किस रूप में हम इसे जानते हैं, ये जानना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, आपको हम बता देते हैं। पहले तो जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कोई पौधा है, उसका जड़ अगर नीचे जा रहा है तो उस घटना को हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन ये आएगा जो अभी दे दिया है। दूसरी क्वेश्चन ये आएगा कि जब पौधा होता है वो ऊपर की ओर विकास करता है, वो ऊपर की ओर विकास करता है, उस घटना को हम क्या कहते हैं। दो कंडीशन आता है इसमें, तो हम दोनों कंडीशन आपको समझाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए पौधा है, पौधा की जड़ें जो होती है वो नीचे की ओर आती है। वो आती है किस वजह से? तो गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है दोस्त? गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है। नीचे ही की ओर अगर पेड़ की जड़ें जा रहा है तो क्या होता है? ये पॉजिटिव ग्रेविटी होता है ना, या ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं, ग्रेविटी ट्रोपिज्म होता है वो। तो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म होता है, उसी को दोस्त क्या कहते हैं कि जियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जो आपका जड़ नीचे जाता है तो जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ट्रोपिज्म का मतलब जो होता है वही नीचे की ओर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के नीचे की ओर जाता है, या पॉजिटिव ग्रेविटिज्म कहिए उसको, ये कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्त, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा कि पौधे की जड़ अगर नीचे जा रहा है तो वो जियोट्रोपिज्म की वजह से जा रहा है। या अगर जियोट्रोपिज्म नहीं दिया तो जान लीजिए कि पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म जरूर दे देगा, पॉजिटिव ग्रेविटिज्म जरूर दे देगा। अगर ये तो इसके लिए हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं कि पौधे जो विकास करता है उसका विकास ऊपर की ओर होता है, वो किस वजह से होता है? तो ग्रेविटी क्या होता है कि नीचे की ओर लगता है, लेकिन पौधे कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? नेगेटिव ग्रेविटी का क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, ग्रेविटी का पालन नहीं कर रहा है। अब पौधे विकास ऊपर कर रहा है तो वो एंटी ग्रेविटोज में हो जाता है, एंटी ग्रेविटोज में हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो वो पौधे विकास करेगा एंटी ग्रेविटिज्म की वजह से। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि एक लेंस है, उसकी जो है क्या होता है कि प्रकाशीय लेंस की जो शक्ति होती है, पावर जो होती है वो 2.0 डी है, 2.0 डी है। इसमें डी का मतलब क्या होता है दोस्त? जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डी का मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर किसका होता है? शक्ति का मतलब होता है ना। तो ये डायोप्टर दिखाता है, मतलब लेंस की पावर दिखाता है डायोप्टर, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। डायोप्टर लेंस की पावर या लेंस का मात्रक, मतलब कहिए कि ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है कि डायोप्टर होता है शक्ति का। तो इंपॉर्टेंट है, शक्ति के लेंस की जो पावर होती है उसकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है, या कौन सी, अच्छा घटना नहीं है, कौन सा विटामिन है, कौन सी विटामिन जो है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है मदद करती है या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रटा हुआ चीज है और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जानते हैं ये चीजें। लेकिन चलिए इसके अलावा भी
कुछ ऐसे चीज हैं जो ब्लड को क्लोटिंग में मदद करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो दोस्त आपका विटामिन के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये थर्ड नंबर क्या होगा, विटामिन के, जो क्या करता है कि ब्लड को क्लोटिंग में मदद करता है। अब ये जान लीजिए कि ब्लड को क्लोटिंग में तो विटामिन के मदद करता ही है। दूसरा कौन कौन है जो विटामिन ब्लड को क्लोट करने में यानी जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन के को हटा दिया जाए, विटामिन के को न रखा जाए, तो जान लीजिए कि इसके अलावा जो होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का नाम सुने होइएगा। प्लेटलेट्स भी क्या करता है ना दोस्त कि आपका ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। फाइब्रिन का नाम सुने होइएगा, फाइब्रिन भी क्या करता है ना कि ब्लड को जमने में मदद करता है। उसके बाद प्लाज्मा का नाम सुने होइएगा, प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है। देखिए इतने सारे चीज जो है आपको हो सकते हैं तो दिए जा सकते हैं विटामिन के अलावा, ठीक है। तो विटामिन के रटे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी काम करता है ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के जन्म के बाद शरीर की कौन सी जो है कोशिका विभाजित नहीं होती है। जी हाँ, शरीर की कौन सी कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुतों ने मांसपेशी मार दिया, मांसपेशी दोस्त विभाजित होती है, ठीक है। ध्यान लीजिए, आपको बताते हैं करेक्ट आंसर जो होगा ये तंत्रिका कोशिका होगा। ये फर्स्ट नंबर तंत्रिका कोशिका जो होगा दोस्त ये कभी भी विभाजित नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है ये जान लीजिए। देखिए अपने शरीर में जितने भी मांसपेशियां होती है या मसल्स, बहुत सारे जो हड्डी उड्डी होते हैं, उस सबको विभाजित होने के लिए जान लीजिए कि उसमें क्या होना चाहिए आपको कि सेंट्रोसोम उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रोसोम। जिस चीज में सेंट्रोसोम उपस्थित होगा दोस्त वो विभाजित होगा। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका तंत्र जो होती है, उसमें क्या होती है कि सेंट्रोसोम मौजूद होता ही नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि कोशिका तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको विभाजित नहीं कर पाती है। तो ये मरते दम तक कभी भी डिवाइड नहीं होती, कभी भी विभाजित नहीं होती है, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म से मृत्यु तक के कभी भी उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंख है। ये आंख का कभी भी जो दोस्त परिवर्तन नहीं होता है। जो आपका जन्म के समय ही साइज होता है आंखों का दोस्त, वही जो है आपका मरते दम तक के आंखों का साइज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि न्यूटन के जो गति होते हैं प्रथम गति नियम, इसका दूसरा नाम क्या है। न्यूटन का प्रथम गति पढ़े होइएगा, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े होइएगा। इसमें प्रथम लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो अगर देखा जाए तो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम होता है। कि क्या होता है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो होता है वहां से बल का नियम प्राप्त होता है, A बराबर m इंटू ए जो होता है। सो मतलब वहीं से फॉर्मूला बल का प्राप्त होता है। थर्ड नंबर क्या होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। जितना हम आप पर फोर्स लगाएंगे उतना ही वो हम पे फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन के थर्ड लॉ पे रॉकेट उड़ती है और पानी में हमें तैरने में मदद मिलती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ का पूछा जा रहा है इसमें कि फर्स्ट लॉ को दूसरे नाम क्या है, तो ये आपका जान लीजिए कि जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है, इसमें ये चीजें होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी जड़त्व का नियम ये चीजें कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बने रहेगी। कब तक बने रहेगी, जब तक उस पर जाकर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए तब तक वो गति में नहीं आएगी। ये लॉ ऑफ रेस्ट का मतलब कि इनर्शिया रेस्ट पोजीशन का है। विराम की अवस्था जड़त्व का, जड़त्व का दो नियम है, एक विराम का नियम है, एक जो है गति का नियम है। तो ये रेस्ट क्या बता दिए हैं। दूसरा गति का नियम आता है। गति में क्या होता है कि कोई वस्तु तब तक गति में बनी रहेगी जब तक उस पर जाके आप बाहरी बल न लगा दीजिए, ठीक है। कि कोई साइकिल चला रहा है वह चलाएगा, तब तक साइकिल आगे बढ़ती रहेगी जब तक आप उस पर बाहरी बल लगा के उसको रोक न दीजिए। तो ब्रेक लगाते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको रोकने के लिए, तो वो रुक जाता है ब्रेक लगाने से, तो उसमें बाहरी बल हमने अप्लाई किया था। ये जान लीजिए आपको पूछा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कह रहा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बेंजीन और एसिटिलीन ये दो सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। अगर दो सूत्र पूछ देगा तो जान लीजिए बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है। C6H6 ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एसिटिलीन का पूछता था 6 की जगह 2 होता, C2H2 हो जाता, तो ये एसिटिलीन का होता है। जो एसिटिलीन गैस होता है उसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछे जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें कह रहा है कि उन धातुओं का नाम बताना है जिसका गलनांक और क्वथनांक जो है काफी उच्च होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, तो उस धातु का नाम बताना है। देखिए इसमें से आपको हम अगर बता दें ऑप्शन टू अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे कठोर कौन होता है, हीरा। क्या होता है, हीरा। हीरा का क्वथनांक और गलनांक दोस्त काफी हाई होता है, जान लीजिए ये चीजें हीरा का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त ये आपका हीरा जो है सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा।
ठीक है। अब मान लीजिए कि हीरा अगर न देते, हीरा के बाद किसका होता है, हीरा का ही अप्रूप ग्रेफाइट होता है। कार्बन के 3 अप्रूप, मतलब अप्रूप मुख्य रूप से 3 होता है, और भी अप्रूप होता है, फ्लोरीन भी अप्रूप ही होता है। तो कार्बन का अप्रूप हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब कार्बन का अप्रूप होते हैं। तो जान लीजिए कि ग्रेफाइट, हीरा को अगर छाट दीजिए तो ग्रेफाइट, उसके बाद ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट का काफी हाई और जो है क्वथनांक और गलनांक होता है। अब ग्रेफाइट को अगर साइड कर दीजिए, हीरा ग्रेफाइट को कर दीजिए, तो इसके बाद आ जाता है ब्रोन। ब्रोन आता है, ब्रोन का भी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइट होता है। ब्रोन को भी साइड कर दीजिए तो इसके बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का भी जो होता है। तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन चलिए हम आपको ऐसे ही समझा दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी चीजें दे सकता है ऑप्शन में, तो सिर्फ हमें हीरा याद नहीं रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट हम बनाते हैं, इस्तेमाल जो करते हैं, तो वो कपड़ा जो होता है वो किससे बना होता है, ये चीज कहता है। तो बुलेट प्रूफ में देखते हुए गोली मारेगा तो आर पार नहीं कर पाएगा, इसलिए सेफ्टी के रूप में दोस्त बुलेट प्रूफ जो है नाम दिया गया। मतलब बुलेट मतलब क्या, गोली का नाम होता है, अब प्रूफ मतलब कि सेफ करता है उसको। तो वो बुलेट प्रूफ जो बनता है वो किससे बनता है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर केवलर। दोस्त ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, केवलर। केवलर से क्या होता है कि कपड़े बनाए जाते हैं बुलेट प्रूफ का। अब जान लीजिए कि केवलर आखिर होता क्या है। तो देखिए केवलर एक तरह का जो है क्या होता है ना कि फाइबर ही होता है। किस तरह का फाइबर होता है, तो पैरारैमिड सिंथेटिक फाइबर होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो काफी कठोर होता है ये। और जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए स्टील जानते होइएगा, स्टील को सबसे मजबूत धातु मानते हैं ना, तो स्टील से 5 गुना केवलर जो है काफी मजबूत होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। इसीलिए दोस्त क्या होता है, कहने का नाम फाइबर है, लेकिन स्टील से 5 गुना स्ट्रॉन्ग होता है ये, और इसका इस्तेमाल ही बुलेट प्रूफ में जैकेट में किया जाता है, ठीक है। चलिए हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि किसका घनत्व जो है सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक अगर घनत्व देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेफ्लॉन, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। टेफ्लॉन का डेंसिटी जो होता है वो सबसे अधिक होता है। लेकिन जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर ले कि किस तत्व का किसका जो है क्या होता है कि आपका सबसे अधिक जो है डेंसिटी होता है, तो ऑस्मियम का। ध्यान रखिएगा किसका, ऑस्मियम का। अगर ऑप्शन में ऑस्मियम रहता है तो ऑस्मियम को मार देते रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे खास करके पूछा जाता है कि पानी का महत्तम घनत्व क्या होता है, तो पानी का महत्तम घनत्व तो आपको पता ही है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े भिगा देते हैं, उससे जो पानी नहीं छोड़ते हैं, वो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसमें। तो देखिए पानी वॉशिंग मशीन में रखिएगा तो मशीन क्या करेगा, गोल गोल खूब घुमाएगा उसको, और गंदगी को दूर कर देगा, पानी को दूर कर देगा। ये जो काम करता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो वो किस पे काम करता है, गोल गोल पानी को घुमाना, ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्र बल के काम करता है उसमें, तो अपकेंद्रन होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अपकेंद्रन के सिद्धांत पे काम करता है। ये पूछे जाते हैं कभी कभी, या कभी कभी आपको दे देगा कि वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि वाइल्स जो है वो किस नियम पे, वाइल्स का नियम पदार्थ के किस अवस्था पे मतलब संबंधित है। तो वाइल्स का नियम किस अवस्था पे काम करता है, जो दोस्त जान लीजिए कि गैसीय अवस्था पे काम करता है। किससे संबंधित है, गैसीय अवस्था पे। गैसीय अवस्था में क्या होता है कि आपको बता दिए हैं कि आयतन जो उसका होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आयतन को जितना बढ़ाइएगा उसका दाब उतना कम जाएगा, दाब जितना बढ़ाइएगा उसका आयतन उतना कम जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और गैसीय अवस्था पे ही काम करता है आपका बॉयल्स का। तो ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्त। देखिए ये सारे टेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्त आपको हम बता रहे हैं कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और टेस्ट दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल दिए हुए हैं, इसी में आपको पहचानना है कि कौन चाहे वायरस के वजह से होता है। देख लीजिए इसमें पहला नंबर दे दिया है कि इबोला वायरस की वजह से होता है, या किसकी वजह से होता है। दोस्त इबोला वायरस की वजह से होता है। इबोला वायरस के नाम पर गया है, जो दक्षिणी जो है आपका अफ्रीका है, उसी में ये इबोला एक गांव था, नदी था, उसी के पास ये पाया गया था सबसे पहले, तो वहीं से इसका नाम इबोला पड़ गया था। दूसरा नाम जान लीजिए कि एड्स भी जो है HIV वायरस जो होता है वो उससे जो है वायरस की वजह से होता है। सार्स भी दोस्त जो क्या वायरस हो जाता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त ये तीनों जो है क्या है आपका कि ये तीनों वायरस की वजह से ही होता है। तो इसमें 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी दिए हुए हैं वो वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ब्लड मून से आप क्या मतलब है, मतलब ब्लड मून से आप क्या समझते हैं।
देखिए ब्लड मून का जो संबंध है दोस्त वो चंद्रमा से है। जब चंद्रमा क्या होता है कि चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्रमा लाल दिखाई देती है, उसी को ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड मून कैसे होता है ये भी जान लीजिए। ये ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ब्लड मून क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही रेखा में होती है तब क्या होता है कि सूर्य से क्या होता है कि प्रकाश जो आती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट अर्थ तक की आती है, पृथ्वी तक की आती है। तो पृथ्वी तक के जब आती है तो जान लीजिए इसमें होता क्या है, इसमें ये चीजें होता है कि चंद्रमा, सूर्य से जो प्रकाश आती है तो उसमें अपना वायुमंडल जो होता है वो, उसमें क्या होता है वायुमंडल बहुत सारे परतों में बटा हुआ है, और इसमें हम लोग जानते हैं स्कैटरिंग जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है, उसमें सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है। तो बैगनी क्या होता है कि चारों तरफ बिखर जाता है, लाल जो होता है वो बिखरता कम है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वो क्या होता है कि वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है कि चंद्रमा पर वो पड़ता है। अब चंद्रमा पर पड़ने की वजह से क्या होता है कि चंद्रमा हमें लाल दिखाई देती है, या कहिए कि वायुमंडल जो है हमें लाल दिखाई देती है, जिस वजह से हम चंद्रमा को लाल दिख पाते हैं। यही क्या होता है कि आपका ब्लड मून होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ है जो चंद्र ग्रहण से होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्त आपको हम दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे देना है। लास्ट क्वेश्चन में ये चीजें कहा रहा है इसमें कि कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताना है कि कोशिका का बाहरी सबसे बाहरी सीमा जो होती है वो क्या होती है। देखिए कोशिका का सबसे बाहरी सीमा जो होती है दोस्त, इस ऑप्शन में जो होगा ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली। ध्यान लीजिएगा, ये 1st नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है कि बाहरी जो अपना एटमॉस्फेयर होता है त्वचा का, उससे उसको अलग करने का, झिल्ली को अलग करने का काम करता है ये प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त जान लीजिए कि ये जो था, ये सारे क्वेश्चन जो आप देखें ये टेस्ट में लिए गए थे, 25 क्वेश्चन थे, और ये 25 क्वेश्चन आपको 7 मिनट में डील करना होता है। 7 मिनट में सारे के सारे 25 क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों ने टेस्ट दिया, उसका हम रैंक कार्ड आपको बता देते हैं कि किसने कितना नंबर तो वो जानते होंगे कि हमने नंबर कितना लाया है, डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन रैंक हम दिखा देते हैं कि आपका रैंक कितने स्थान पे है, कितने स्थान पे नहीं है। ठीक है, आज भी टेस्ट जो है कि एक्टिव है। अब जान लीजिए कि जो लोग नए हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो वो टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे दोस्त। ध्यान लीजिए कि ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है कि आपका एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे क्या कीजिएगा ना दोस्त कि इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ERCB सबके नाम दिख रहे हैं, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की दोस्त टेस्ट देने में अगर आपको समस्या हो रही है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, तो इसके नीचे नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप क्या कीजिएगा कि हमें कॉल या मैसेज कीजिएगा। इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, आपको प्रोसेस बता देंगे, मैसेज कीजिएगा चैट में, उसी को मैं आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है और कहां से नहीं देना है। तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि इसको इंस्टॉल कीजिए, और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो लोग तेज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो तो खोज ही लेंगे। ठीक है, जो प्यासा होता है वो खोज लेता है कि हमें कहाँ पानी मिलता है, कहां से लेना है। जैसे जानते हैं बराती जब जाता है तो बराती में कुछ लोग होते हैं मारने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो अपना ठेका ढूंढ लेते हैं कि कहां मिलता है। चाहे वो कहीं भी बराती जाए दोस्त, उसको पता नहीं हुआ कि कहां पे जा रहा है, लेकिन वो अपना ठेका ढूंढ लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप भी उसी तरह का नशा रखिए कि टेस्ट कहां होता है ये ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं ढूंढ पाइएगा तो दोस्त आपको हम हेल्प कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन पर कॉल कीजिएगा या एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर हमको चैट कीजिएगा, चैट पे हम आपको बता देंगे कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चलिए स्कोर कार्ड देख लीजिए। देखिए दोस्त, आज स्कोर कार्ड में आपको बताते हैं कि इससे पहले जो 78 टेस्ट आपको दिखाए हैं, इस टेस्ट में क्या था कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट का जो है उसमें ऑप्शन था, तो एक आदमी ने 5-5 बार अटेम्प्ट कर दिया है दोस्त। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो एक ही बार अटेम्प्ट किया है ईमानदारी से, बहुतों लोगों ने 5-5 बार अटेम्प्ट कर दिया है, 4-4 बार अटेम्प्ट कर दिया। इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट टेस्ट की जो है इसमें बढ़ गई थी, कितना 300 350 के आसपास में जो है कैंडिडेट बढ़ गया है। अब बताइए 350 हम नाम लेंगे तो कितना समय लग जाएगा, बताइए 2 घंटा से तो ऊपर लग जाएगा नाम लेने में। 2 घंटा तो नहीं है, लेकिन 1 घंटा तो जरूर लग जाएगा, तो 1 घंटा तक हम नामे लेते रहेंगे। इसीलिए क्या किए हैं दोस्त कि आज 10 तक 12 तक के ही आपको हम बता देते हैं कि किसका कितना नंबर है। बाकी उसमें से छाट के जो 2 बार टेस्ट दिया उसमें से छाट के नाम जो है हमको टाइम लगेगा तो उसको डिलीट करना पड़ेगा वहां से। उसके बाद उसका स्कोर कार्ड बनाकर आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब होता है उस पर हम अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि हमने क्या किया था कि अनलिमिटेड कर दिया था। सिलेक्ट 1 करना चाहिए कि 1 कैंडिडेट एक ही बार टेस्ट देगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कतें हो गई थी
नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए हम दिखा देते हैं 10-12 तक के स्कोर कार्ड की किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है दोस्त, आज जो टेस्ट होगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है लेकिन आज जो है निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आज बिल्कुल सेट कर चुके हैं आप, जाकर के टेस्ट दीजिए, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आज। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको स्कोर कार्ड, देखिएगा। हाँ देखिए, इसमें स्कोर कार्ड में देखिए दोस्त, स्कोर कार्ड में जो है पहले नंबर पे जो है, जैसे पहले नंबर पे बने रहते हैं हमारे संजय साहब जो है, संजय कुमार यादव, वही फर्स्ट नंबर पे है, देख लीजिए। सेकंड नंबर पे देख लीजिए दोस्त, सेकंड नंबर पे आपका दीपक कुमार पांडे साहब है, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर की अगर बात कर लेते हैं, राहुल भारद्वाज साहब है, जो थर्ड नंबर है, बहुत अच्छा मार्क्स चला है, बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए, आपके हाथ में जॉब होगा। तीनों का देख लीजिए कि तीनों का रैंक, तीनों का नंबर बिल्कुल सेम है, बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, मेहनत खूब कीजिए दोस्त, नौकरी तो आपके हाथ में होगी, ना कैसी होगी, बिल्कुल होगी, बस मेहनत इसी तरह से जारी रखिएगा। चलिए चौथा नंबर पे देखिएगा राहुल सिंह साहब है, पांचवें नंबर पे देख लीजिएगा कि अजय कुमार साहब है, छठे नंबर पे देख लीजिएगा आपका मुकेश कुमार साहब है, छठे नंबर पे मुकेश कुमार साहब है। सातवें नंबर पे देख लीजिएगा, आपको बताते हैं सातवें नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल यादव साहब है, उसके बाद 8वें नंबर पे ये पंकज कुमार साहब है, उसके बाद 9वें नंबर पे एमडी अंसारी साहब है, उसको 10वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि यदवेंद्र साहब है, उसको 11वें नंबर पे जो है दोस्त बने हुए मंतोष कुमार साहब है, और 12वें नंबर पे आरके गुज्जर साहब है। दोस्त इसके बाद जो है हमने देखा है कई आदमी अटेम्प्ट कर रखे हैं, एक एक करके कई बार, उसे डिलीट करने में दोस्त मुझे आधा 1 घंटा टाइम लग जाएगा, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए हमने क्या किया कि डिलीट नहीं कर पाया दोस्त लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, हम टेलीग्राम पे सबको जो है सही करके टेलीग्राम पे आपको स्कोर कार्ड भेज देंगे, आज वाला 78 वाला। ठीक है, तो भेज दिए होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं मानिएगा। चलिए आज का टेस्ट क्या कीजिए कि अटेम्प्ट कर लीजिए 79, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी डाले गए हैं, फटाफट जाइए अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम लेकर के आएंगे फिर नेक्स्ट डे एक न्यू चैप्टर 22 आपका जो है फिजिक्स का सेट। ठीक है, तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।